भारतीय फेडरल सिस्टम के इतिहास में एक नया आयाम जुड़ा है। बेसिकली हुआ ये है कि जो 3 लिस्टें हमारी दी गई हैं, उसमें यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में एक ऐसी एंट्री है जो दोनों तरफ है। यूनियन लिस्ट में लिखा है कि माइंस और मिनरल्स को डेवलप करने का काम, रेगुलेट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और स्टेट लिस्ट में लिखा है माइंस और मिनरल पर जो टैक्सेशन है, टैक्सेशन ऑन माइंस एंड मिनरल्स। हुआ ये कि जब प्रारंभ में हमारा देश आज़ाद हुआ और उस समय जब हम सेंट्रलाइज प्लानिंग के प्रभावाधीन थे, तो पावरों का बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हुआ और प्लानिंग कमीशन की स्थापना इस बात का सबसे बड़ा साक्ष्य है। और जिस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फाइनेंस कमीशन को भी प्लानिंग कमीशन ने ओवर डन कर दिया, उससे आगे बढ़ गया, तो उसका साक्ष्य है। तो इसी संदर्भ में जब हमारी पूरी सोच इनिशियल डेकेड्स में सेंट्रलाइजेशन ओरिएंटेड थी, लार्ज स्केल प्लान ओरिएंटेड थी, स्टेट की डोमिनेंस थी, स्टेट प्लानिंग की, स्टेट से मतलब है सेंटर की, तो फिर बहुत सी ऐसी नीतियाँ बनी, चाहे वो नेशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो या कई और नीतियाँ, चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, वो नेशनल लेवल पे तय होती थी। तो इसी को देखते हुए जो नेहरू जी ने जो हैवी इंडस्ट्रीज़ का जो नेहरू महल नोबिस जो मॉडल तैयार हुआ, और फिर जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 55-56 की, उसके बाद उसको और ज़्यादा अमली जामा बनाने के लिए 1957 में माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट MMDR एक्ट पास किया गया, जिसके बाद इन मिनरल्स के ऊपर और माइंस के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का रेगुलेशन और ज़्यादा बढ़ गया और स्ट्रिक्ट हो गया। और सेंट्रल गवर्नमेंट तब से लेकर आज तक उस पर रॉयल्टी लेती है। और बीच में वेस्ट बंगाल और झारखंड और इस तरह के कई स्टेट्स ने केस किए, और एक केस में 1980 के दशक में ये डिसाइड किया गया कि भाई रॉयल्टी एज अ टैक्स है। और उसके बाद से और ज़्यादा सेंटर का जो ग्रिप था वो माइंस एंड नेचुरल रिसोर्सेज पर बढ़ा है। हालांकि ये हम जान लें इस बात को कि भारत की जो माइनिंग है, भारत की जो माइनिंग इंडस्ट्री है, ये दुनिया की बहुत इनएफिशिएंट माइनिंग इंडस्ट्रीज में से एक है। और कारण ये है कि हम बहुत स्तर पर जो इलीगल माइनिंग होती है, जो माइनिंग का रेगुलेशन हम ढंग से कर नहीं पा रहे हैं। और हालत ये है हमारी कि आयरन ओर जो भारत में बहुत पाया जाता है, या कोयला जो भारत में बहुत पाया जाता है, उसके बावजूद हम उसको इंपोर्ट करते हैं, या और दूसरे अयस्क हम इंपोर्ट करते हैं। हम स्व इंडिपेंडेंट नहीं हैं। गोल्ड माइनिंग वगैरह भी हमारी हालत उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि आज टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं कि हम इसको कर सकते हैं, पर रिफॉर्म प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहे। तो अभी भी भारत के माइनिंग सेक्टर में बहुत रिफॉर्म की पोटेंशियलिटीज़ है। इसी दौरान दोबारा से केस होता है, और उसमें भी फिर कहीं ना कहीं सेंटर का ही पक्ष भाई रहता है, और उसकी रॉयल्टी की पावर को जो है सुप्रीम माना जाता है, उसको टैक्स के इक्विवेलेंट रखा जाता है। और बाद में अब 2024 में एक ऐसा केस सामने आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 8:9 में मेरे ख्याल से YD चंद्रचूड़ उस वक्त हमारे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये फैसला दिया कि एक डिसेंट था उसमें कि भाई एक्चुअली जो रॉयल्टी वो इक्वलेंट टू टैक्स नहीं होती, रॉयल्टी अलग होती है और टैक्स अलग होता है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स आज़ाद हैं टैक्स लगाने के लिए, अपनी कोल फील्ड्स और दूसरी माइंस के ऊपर वो टैक्स लगा सकते हैं। इसके बाद से भारत के फिस्कल फेडरलिज्म के जो बैलेंस है, इसमें सेंटर से कुछ स्टेट्स के प्रति एक नया स्कोप खुल गया है। और इसमें कई स्टेट थे, इस केस में यूपी भी शामिल है, बीजेपी लेड स्टेट भी शामिल है, और बंगाल तो है ही है, या झारखंड उड़ीसा तो है ही है। और अब वो स्टेट जो है माइंस के ऊपर, चाहे बॉक्साइट हो या कोई भी माइंस हो, उसके ऊपर टैक्सेशन लगाने की पॉलिसी तैयार कर रहे हैं। और सेंटर इसका इनिशियली अपोज कर रहा था, पर अब शायद ये फैसला डिसाइसिवली उनके फेवर में चला गया है। और अब इससे ये होगा कि इन स्टेट्स की जो किटी है रेवेन्यू की, वो बढ़ जाएगी, उनकी इंडिपेंडेंस बढ़ेगी। पर इसका एक इम्प्लीकेशन ये भी हो रहा है
जो 20-25 जो और स्टेट हैं, 15-20 स्टेट्स, 20 से ज़्यादा स्टेट्स जो और हैं, जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, वो बैकफुट पर जाएंगे, क्योंकि एक तो सेंट्रल किटी का जो पूल का जो टैक्स था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही थी, उस पर असर पड़ेगा और वो कम होगा। तो सेंट्रल पूल से जो उनको बटना था, चाहे तमिलनाडु हो या कोई और स्टेट हो, महाराष्ट्र हो, वो कम हो गया। दूसरा, फिजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा और ये स्टेट रिच हो जाएंगे, इनकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। पर अगर एक इतिहास में हम नज़र दौड़ाएं तो क्या हुआ था, जो इनिशियली नेहरू जी ने जो फ्राइट इक्वलाइजेशन की जो पॉलिसी अपनाई थी या दूसरी पॉलिसीज अपनाई थी, उससे देश में इतनी इनक्वालिटी आई थी कि जो जो इलाके में नेचुरल रिसोर्सेज थे, वहाँ इंडस्ट्री डेवलप नहीं, इंडस्ट्री वहाँ से मैक्सिमम जगह भाग गई, और जो ऑलरेडी वेस्टर्न इंडिया के जो रिच स्टेट्स थे, वहाँ इंडस्ट्री और ज़्यादा डेवलप हुई, क्योंकि आपने फ्राइट के माध्यम से सब्सिडाइज कर दिया उस नेचुरल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के लिए। और उन स्टेट्स के पास जहाँ वो नेचुरल रिसोर्स था, झारखंड, छत्तीसगढ़, उनके पास टैक्सेशन की पॉलिसी नहीं थी। आज अगर उनके पास टैक्सेशन की पॉलिसी है, तो वो जो कंपनियां उनके देश में जाकर, उनके स्टेट में जाकर प्लांट लगाएंगी, उनको वो टैक्सेशन छोड़ सकते हैं, उसमें उनसे अकोमोडेशन ले सकते हैं। और कोई बाहर कंपनी इंपोर्ट करती दूसरे दूसरे स्टेट के लिए, तो उसको वो महंगा टैक्स लगा सकते हैं। ये संभावना भी बड़ी है। दूसरा, इससे स्टेट्स की ऑटोनॉमी बढ़ेगी और स्टेट को अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म के एजेंडे को अपने हिसाब से अल्टर करने का फ्रीडम भी मिलेगा। तो अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये भारतीय फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत कर सकता है। और ये भी सच है कि कोई स्टेट अगर इस पर ओवर रिलाई करेगा तो अपने आप ओवर रिलायंस की कॉस्ट भी उसको देनी पड़ेगी और उसको नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे में ये बात सच है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को माइनिंग सेक्टर एज सच की लॉन्ग टर्म पोटेंशियलिटी को देखने की जिम्मेदारी सेंटर के ऊपर है, उसको रेगुलेट डेवलप करने की, और स्टेट को उससे रिसोर्स जनरेट करने का अधिकार स्टेट को भी है। तो इन दोनों के बीच में कैसे बैलेंस बनेगा, और कहीं इस होड़ में ऐसा ना हो कि भारत की माइनिंग रिसोर्स को फिर धचका लगे और हम पीछे रह जाएं, या ये ओवर एक्सप्लॉइट हो जाए, किस तरह से चलना है ये देखना होगा। और इसमें नो डाउट सुप्रीम कोर्ट की जो मतलब एक जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो भी काम करेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक सच्चे वॉच डॉग की तरह नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, स्टेट के इंटरेस्ट को भी कंसिडर करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। पर कहीं ना कहीं ये भारतीय फेडरल स्ट्रक्चर में जो मिनरल रिच स्टेट्स हैं उनके लिए एक पॉजिटिव प्लस आया है। और ये भी एक सच है कि 70 साल के भारतीय फेडरल स्ट्रक्चर के इतिहास में, 70 साल के इतिहास में हमने देखा जिनके पास नेचुरल रिसोर्स हैं वो स्टेट आज भी पुअर हैं, उतना डेवलप नहीं कर पाए क्योंकि इंडस्ट्री कहीं और भाग गई। और उसके लिए कहीं ना कहीं स्टेट की पॉलिसी जिम्मेदार थी, जिन्होंने मालवाहक गाड़ियों के भाड़े को बराबर किया बहुत समय तक। अब झारखंड, छत्तीसगढ़ या जो उड़ीसा जो है, इनके पास एक नया मौका है। ये किस तरीके से इसको मतलब इस पॉलिसी को बिल्ड करते हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करते हैं, ये देखने वाली बात है। शायद इससे इनकी डेवलपमेंट का मार्ग और प्रशस्त हो सकता है। धन्यवाद।